नमस्कार, मैं हूं अर्चना सिंह। हम इंडिया के लोग में आपका स्वागत है। मैं लेकर आई हूं आपका अपना स्पेशल बुलेटिन हम इंडिया के लोग। हम इंडिया के लोग पे बात करेंगे दिल्ली में महामृत्युंजय जाप की, बात करेंगे काशी और गुवाहाटी में पीएम मोदी के लिए विशेष पूजा अर्चना की। हम इंडिया के लोग में आपको दिखाएंगे बुली ऐप ने कैसे कुछ युवाओं की देश विरोधी सोच की पोल खोली। बात करेंगे कोरोना की बढ़ती रफ्तार की, बात करेंगे चीन की साजिश की, वो सारी खबरें जिससे हमारा आपका सीधा नाता है, सीधा सरोकार है। हम इंडिया के लोग में ऐसी हर खबर जो हमारी आपकी जिंदगी से जुड़ी है, हमारे आपके हक और हुकूक से जुड़ी है। तो बस बने रहिए अगले 60 मिनट मेरे साथ और आम लोगों के नजरिए से देखिए आम लोगों की जिंदगी से जुड़ी बड़ी खबरें। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। सियासत की अजब रवायत है। पीएम मोदी की सुरक्षा पर राजनीति की नई रवायत पूरा देश देख रहा है। फिरोजपुर में पीएम मोदी की रैली रद्द होने के बाद वार पलटवार का शोर पूरा देश सुन रहा है। पंजाब के लोग पीएम की सुरक्षा को लेकर उठ रहे सवालों को सुन रहे हैं, समझने की कोशिश भी कर रहे हैं। मेरे देश के लोग पीएम की सुरक्षा को लेकर चल रही राजनीति का रंग भी देख रहे हैं, उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। पीएम मोदी की सुरक्षा का सवाल देश की सर्वोच्च अदालत तक पहुंच गया। कई सवालों के जवाब के लिए निगाहें कोर्ट पर टिकी हैं। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा का मामला बहुत बड़ा होता जा रहा है। फिरोजपुर दौरे पर पीएम मोदी को जिस तरह से 20 मिनट तक रुकना पड़ा, वह भी एक पुल पर, इस मामले ने इतना बड़ा मोड़ ले लिया है कि इतिहास के पन्ने तक खंगालने की बात शुरू हो गई है। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, राष्ट्रपति ने दखल दे दिया है और सबसे बड़ी बात, केंद्र और पंजाब सरकार आमने सामने है। बता दें, प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा के मामले को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमन की बेंच के समक्ष उठाया गया है। चीफ जस्टिस की बेंच इस मसले पर शुक्रवार को सुनवाई कर सकती है। याचिका में कहा गया है कि पीएम की सुरक्षा में चूक स्वीकार नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर करने वाले एडवोकेट मनिंदर सिंह ने पंजाब सरकार को उचित निर्देश देने और उत्तरदायी लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की मांग की है। वहीं प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक के मसले पर पंजाब सरकार भी हरकत में आई है। पंजाब सरकार ने मसले की जांच के लिए हाई लेवल कमेटी बनाई है। इस कमेटी में पूर्व न्यायमूर्ति मेहताब सिंह गिल, प्रमुख सचिव गृह मामले शामिल होंगे। कमेटी 3 दिन में अपनी जांच रिपोर्ट राज्य सरकार को देगी। इधर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पीएम मोदी के पंजाब दौरे पर हुई सुरक्षा में चूक पर चिंता जाहिर की है। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा ने पीएम की सुरक्षा चूक को दुर्भाग्यपूर्ण कहा है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर विवाद हो रहा है। जब भारत के सर्वोच्च कार्यकारी कार्यालय की रक्षा करने की बात आती है तो हमें किसी भी समय आत्मसंतुष्ट नहीं होना चाहिए, हमें अतीत से सीख लेनी चाहिए। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को फिरोजपुर में चुनावी रैली को संबोधित करने जा रहे थे। रैली की जगह से करीब 8 किलोमीटर दूर एक फ्लाईओवर पर पीएम का काफिला रोकना पड़ा, जहां करीब वह 20 मिनट तक खड़े रहे। पीएम जिस जगह पर पुल पर रुके वो जगह पाकिस्तान सीमा से कुछ किलोमीटर की दूरी पर ही है। ऐसे में बीजेपी ने पीएम की सुरक्षा में हुई चूक को आपराधिक साजिश बताया है। ये कोई आपराधिक लापरवाही नहीं, बल्कि ये आपराधिक साजिश थी जो कि कहीं ना कहीं सफल नहीं हो पाई और ये देश का सौभाग्य है। अरे भैया, आप प्रधानमंत्री की सुरक्षा को खतरे में डाल सकते हैं, प्रधानमंत्री की जान से आप खिलवाड़ करने की कोशिश कर सकते हैं और आप उस तरह के जो किसी भी तरह की संभावनाओं को रोकने की भी आपकी हिम्मत नहीं है।
राज्य स्तर पर भी बीजेपी ने चन्नी सरकार के खिलाफ चक्रव्यूह बनाया। पंजाब बीजेपी अध्यक्ष अश्विनी शर्मा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल से मुलाकात की और राज्य के गृह मंत्री और डीजीपी को तुरंत बर्खास्त करने को कहा। उनके द्वारा जो हमें लगता है कि साजिश है, आप उसके ऊपर मोहर लगा रहे हैं, आप उसको सिद्ध कर रहे हैं कि ये षड्यंत्र था, ये साजिश थी। आप बताओ, लाखों की तादाद के अंदर लोग सड़कों पर हो, रैली की ओर जा रहे हो, पीएम का काफिला जा रहा हो, उसके साथ ईश्वर करे भगवान ने सब अच्छा रखा, अगर कोई छिटपुट घटना हो जाती तो ये कांग्रेस जिसने पहले भी आतंकवाद के समय पंजाब को झोंका था, ये पंजाब को आग लगाने की साजिश करके रोटियां सेकना बंद करना चाहिए कांग्रेस को, ये उसकी प्रवृत्ति रही है। इधर फिरोजपुर में पंजाब पुलिस की कारस्तानी का बड़ा सच सामने आया है। भारतीय किसान यूनियन के नेता सुरजीत सिंह ने कबूल किया है कि पंजाब पुलिस ने ही उन्हें पीएम के सड़क मार्ग से आने की सूचना दी, जिसके बाद बीकेयू कार्यकर्ताओं ने पीएम नरेंद्र मोदी के काफिले को रोका। ਜਾਂ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਾਂ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬੀਕੇਯੂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਯੋਧੇ ਵਾਲਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਆਪਣਾ ਸੱਦੇ ਹੋਣਗੇ ਇਸੇ ਸਪਿਰਿਟ ਨਾਲ, ਇਸੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸੇ ਲੜਾਕੂ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਨਾਲ लागू करते हुए दूजिया जथेबंदियों को दिखा देंगे बई लड़न वालियां जथेबंदियों का ते बिना लड़न वालियां जथेबंदियों का फर्क की हुंदा है। बहरहाल प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट पहुंची लड़ाई में क्या होता है, केंद्र और राज्य के बीच इस मसले पर मचा घमासान कब और कैसे शांत होता है, देखना होगा। लेकिन फिरोजपुर में जो कुछ भी हुआ वह देश की संप्रभुता और सुरक्षा के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ था, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। पीएम मोदी को हिंदुस्तान से प्यार है, हिंदुस्तान के लोगों को पीएम मोदी से प्यार है। आज देश के अलग अलग हिस्सों में पीएम मोदी के लिए पूजा पाठ का सिलसिला दिन भर चलता रहा। पीएम मोदी की लंबी आयु के लिए मंदिरों में पूजा पाठ हुआ। दिल्ली से लेकर भोपाल तक बीजेपी नेताओं ने अलग अलग मंदिरों में महामृत्युंजय जाप किया। देश के लोगों ने दूसरी तरफ कैंडल मार्च निकालकर पीएम मोदी की सुरक्षा चूक को लेकर अपनी नाराजगी भी जाहिर की। हवन यज्ञ पूजा पाठ पीएम मोदी की लंबी आयु के लिए पूरे देश में मन्नतें मांगी जा रही हैं, दुआ की जा रही हैं, महामृत्युंजय मंत्र का जाप हो रहा है। नेता से लेकर आम लोगों तक सब पीएम मोदी की लंबी आयु की कामना कर रहे हैं। ये तस्वीरें भोपाल की हैं, जहां पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया है। ये जाप गुफा मंदिर में किया गया है, जहां पर पीएम मोदी के चाहने वाले भी जुटे थे। सभी ने मिलकर पीएम मोदी के लिए पूजा पाठ किया। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी भारत की करोड़ों करोड़ जनता के हृदय के हार हैं, भारत के मुकुटमणि हैं। पूरी दुनिया में भारत का मान, सम्मान और स्वाभिमान प्रधानमंत्री जी ने बढ़ाया है। लेकिन राजनीतिक विद्वेष इतना कैसा कि कांग्रेस प्रधानमंत्री की जिंदगी से खेल जाए। कल जिन परिस्थितियों में
उनको फ्लाईओवर पर रहना पड़ा। भगवान की कृपा है कि वो सुरक्षित है। मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि दिल्ली में भी पीएम मोदी की सलामती के लिए दुआ मांगी गई। दिल्ली में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने महामृत्युंजय मंत्र का जाप और पूजा पाठ किया है। नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक के बाद अब पूरे देश में उनकी दीर्घायु के लिए है पूजा अर्चना की जा रही है। दिल्ली के अंदर झंडेवालान मंदिर में बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजयंत पांडा जी यहां पर महामृत्युंजय का जाप कर रहे हैं। इसके अलावा दिल्ली के अलग अलग इलाकों में बीजेपी के जो तमाम बड़े लीडर्स हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दीर्घायु के लिए जो है पूजा अर्चना कर रहे हैं। कि जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, जो काशी के भी बाबा के अनंत भक्तों में से एक हैं माननीय मोदी जी, और अभी कुछ दिन पहले ही बाबा का इन्होंने अभी पूजा करके और उनका एक विशेष पूजा हम लोगों ने बाबा के कराया था। इसी कामना के साथ कराया था कि किसी प्रकार का इनके ऊपर अगर किसी प्रकार का बाधा हो, कहीं से कोई भी ग्रह हो, वो ग्रह खत्म हो, इसी के लिए पूजा कराया गया था। जो अभी एक ये बहुत बड़ा ग्रह माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर आया, ये बाबा काल भैरव का आशीर्वाद है कि वो ग्रह इनका कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि यहाँ 9 ग्रह भी नरमस्तक होता है बाबा काल भैरव के दरबार में। यहाँ 9 ग्रह का भी बना हुआ है। यहाँ ग्रह भी जो 9 ग्रह होते हैं, जिनको लोग कहते हैं कि ये ग्रह आते थे होता है, पर बाबा काल भैरव के आगे ये भी नरमस्तक होते हैं। तो इसीलिए बाबा की जो पूजा करता है, जो बाबा का भक्त होता है, उसका काल भी कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का काल भी कुछ नहीं कर पाया और आके वो दूर से ही निकल गया, और आगे भी इनके ऊपर किसी प्रकार का बाधा नहीं होगा और इनका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये बाबा काल भैरव का आशीर्वाद है। पीएम मोदी बुधवार को पंजाब दौरे पर गए थे। यहां सड़क के रास्ते हुसैनी वाला जाते वक्त कुछ प्रदर्शनकारियों ने उनका रास्ता रोक लिया था। इसके बाद पीएम मोदी का काफिला यहां 15 से 20 मिनट तक रुका रहा। इसे पीएम मोदी की सुरक्षा में बड़ी चूक बताई जा रही है। इसे लेकर गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार से रिपोर्ट मांगी है। वहीं बीजेपी का आरोप है कि पंजाब पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को पीएम के रास्ते की जानकारी दी, जिसके बाद अब इस मसले पर सियासत तेज हो गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि पीएम किसी पार्टी का नहीं, पूरे देश का होता है। लिहाजा उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी देश की सुरक्षा एजेंसियों के साथ साथ देश के सभी राज्यों के पुलिस प्रशासन की भी होती है। लिहाजा पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक पर सख्त एक्शन होनी चाहिए। फिलहाल बीजेपी पीएम मोदी की लंबी उम्र के लिए मंदिरों में मत्था टेक रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी दौरे पर पहुंचे थे, जहां पीएम मोदी ने काल भैरव और बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए। योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी की लंबी आयु की कामना की। सीएम योगी ने कोरोना को लेकर लोगों को सजग रहने को कहा। साथ ही दावा किया कि यूपी में सरकार की ओर से कोरोना से निपटने के लिए सभी उपाय किए गए हैं। अस्पतालों में सरकार की तरफ से पूरी व्यवस्था है, लेकिन साथ ही सीएम योगी ने लोगों को कोविड नियमों का पालन करने को कहा। कोरोना के संभावित खतरों को देखते हुए भी यहाँ पर एक समीक्षा बैठक ली है। यद्यपि राज्य स्तर पर हम लोग प्रतिदिन इसकी समीक्षा कर रहे हैं, काशी के संदर्भ में विशेष बैठक आज यहाँ पर मैंने काशी में ली है। यद्यपि थर्ड वेव, जिसे विशेषज्ञ थर्ड वेव के रूप में कह रहे हैं, ओमिक्रॉन जो नया कोविड का वेरिएंट आया है वह बहुत खतरनाक नहीं है, तीव्र संक्रमण है, लेकिन उसका प्रभाव बहुत हल्का है, एक वायरल फीवर जैसा है। लेकिन सतर्कता और सावधानी आवश्यक है। सतर्कता और सावधानी रखते हुए हर व्यक्ति कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने हर व्यक्ति को फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन उपलब्ध कराया है और 15 से 18 वर्ष के बीच के युवकों को भी
ये वैक्सीन लगने का कार्यक्रम तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। अब बात उत्तराखंड के लोगों की, क्योंकि उत्तराखंड में चुनाव होने वाले हैं, लिहाजा उत्तराखंड में नेताओं का आना जाना लगा है। उत्तराखंड के देहरादून में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे, जहां वो चीन और पाकिस्तान पर जमकर बरसे। राजनाथ सिंह ने लोगों को कश्मीर में चल रहे आतंकियों की सफाई की याद दिलाई। राजनाथ सिंह बुधवार को पंजाब में प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक पर भी उन्होंने कांग्रेस पर प्रहार किया। कांग्रेस पर राजनाथ सिंह ने घिनौनी राजनीति करने का आरोप लगाया। क्या हालत थी उस प्राकृतिक आपदा के बाद? हमारा ही प्रधानमंत्री साहब से रहा नहीं गया। उसने कहा कि इस केदारनाथ, इस भूमि, जो वह स्थान है, एक नए स्वरूप में दिखना चाहिए, ताकि दुनिया के दूसरे देशों के से आने वाले लोगों के लिए भी एक आकर्षण का केंद्र बने। लेकिन हमारे यहां के कांग्रेस के एक पूर्व मुख्यमंत्री हैं, बड़े सीनियर नेता हैं, वह कहते हैं साहब ये नरेंद्र मोदी मार्केटिंग करने के लिए उत्तराखंड में आ गए। बहनों भाइयों, मैं पूछना चाहता हूं, क्या हमारा प्रधानमंत्री मार्केटिंग करने के लिए यहां आता है? कांग्रेस के एक पूर्व मुख्यमंत्री फिर से मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। वह कहते हैं अरे भाई, केदारनाथ में जो गुफा बनवाई है, गुफा तो कांग्रेस ने बनवाई है, और उसमें जाकर मोदी जी बैठ गए। चाहे अटल जी प्रधानमंत्री रहे हों, चाहे हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, चाहे कोई भी भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री बन जाए, जिस विचारधारा को भारत की राजनीति में स्वीकार करके हमने अपने कदम आगे बढ़ाए हैं, बहनों भाइयों, चाहे पहाड़ टूट पड़े, हम अपनी विचारधारा से 1 इंच भी डिगेंगे नहीं। बोली बाय ऐप के जरिए मुस्लिम महिलाओं की बोली लगाई गई। बोली बाय ऐप के जरिए मुस्लिम और सिख समुदाय में नफरत का बीज बोने की कोशिश भी की गई। इंडिया के लोग बोली बाय ऐप को लेकर हो रहे खुलासों से हैरान रह गए हैं। दिल्ली पुलिस की IFSO यूनिट ने ऐप बनाने वाले मुख्य आरोपी को असम से गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में अभी तक जितनी गिरफ्तारी हुई वो सब युवा हैं, वो पढ़े लिखे तबके से आते हैं। आखिर क्यों इन युवाओं का दिमाग फिर गया? क्यों इन युवाओं ने समाज को बांटने वाली ऐप बनाई, समाज में नफरत फैलाने वाली ऐप बनाई? जांच एजेंसियां अब उन लोगों की तलाश कर रही हैं जो किसी बड़े देश के विरोधी एजेंडे में जुटे हैं। बोली बाय ऐप बनाने वाले मुख्य आरोपी को दिल्ली की पुलिस की IFSO यूनिट ने असम से गिरफ्तार कर लिया। मुख्य आरोपी नीरज बिश्नोई ने बुल्ली बाय ऐप बनाई थी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक नीरज ने ही गिटहब पर बुल्ली बाय बनाई थी। नीरज ही इस पूरे मामले का साजिशकर्ता बताया जा रहा है। आरोपी नीरज बिश्नोई की उम्र करीब 21 साल है और वो इंजीनियरिंग का छात्र है। पुलिस ने उसके लैपटॉप को सीज किया। बुली बाय मामले में नीरज ने ही पहला ट्विटर हैंडल भी बनाया था। देखिए, बुली बाय मैटर में जिस शख्स ने ये एप्लीकेशन गिटहब पे बनाई थी, पहला एक बुली बाय _ नाम का एक ट्विटर हैंडल बनाया था, वो इस पूरे मैटर का एक मेन किंगपिन कहा जा सकता है। इसको दिल्ली पुलिस ने जोरहाट असम से अरेस्ट किया, नीरज बिश्नोई को। ये इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, और बाकी एक बार ये यहाँ दिल्ली में आ जाए, उसके बाद हम फर्दर डिटेल्स दे पाएंगे। बट डेफिनेटली इसके लैपटॉप में और इसके मोबाइल में जो टेक्निकल एविडेंसेस चाहिए थी वो हमें मिल चुकी हैं। इसने कन्फेस भी किया है, बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एविडेंस ऑन रिकॉर्ड, तो वो हमें ऑन रिकॉर्ड एविडेंसेस मिल चुकी हैं। ऑन द बेसिस टेक्निकल एनालिसिस हमने इसको जीरो इन किया था, और इसके लैपटॉप में, जिस लैपटॉप में ये गिटहब का पूरा एप्लीकेशन बना था, वो लैपटॉप से। बुली बाय ऐप के सिलसिले में अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें मुस्लिम महिलाओं की तस्वीर ऑनलाइन पोस्ट कर उन्हें बदनाम किया जा रहा था। पुलिस ने यह भी दावा किया कि ऐसा लगता है कि आरोपियों ने अपने ट्विटर हैंडल में सिख समुदाय से संबंधित नामों का इस्तेमाल किया था, जिससे कि लोगों को गुमराह किया जा सके और आरोपियों की पहचान
ना हो पाए। वहीं उत्तराखंड से गिरफ्तार हुए दोनों आरोपी श्वेता सिंह और मयंक रावत छात्र हैं। रुद्रपुर से गिरफ्तार श्वेता सिंह 12वीं पास है और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही है। वहीं कोटद्वार से गिरफ्तार मयंक दिल्ली के कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है। बताया जा रहा है कि उक्त युवक ने अपने ट्विटर अकाउंट से बुली ऐप से संबंधित पोस्ट किया था। श्वेता ट्विटर पर 3 अकाउंट चला रही थी। फिलहाल एक ही अकाउंट के बारे में जानकारी मिल पाई है। ट्विटर के जरिए उसने खास समुदाय की महिलाओं की बुली ऐप पर बोली लगवाई थी, जिससे जांच की भनक लगते ही इस गैंग के कई सदस्यों ने अपने मोबाइल स्विच ऑफ कर दिए थे। लेकिन रुद्रपुर में आदर्श कॉलोनी की रहने वाली आरोपी 18 वर्षीय श्वेता सिंह का मोबाइल ऑन था। इसके आधार पर मुंबई पुलिस ने सर्विलांस से उसे गिरफ्तार कर लिया। जांच में सामने आया कि बुली ऐप से नेपाल, दिल्ली, महाराष्ट्र, बेंगलुरु के अलावा कई प्रदेशों के शिक्षित युवा जुड़े हुए थे। पुलिस अब उनकी भी तलाश कर रही है। इसी मामले में मयंक नाम के आरोपी को भी मुंबई पुलिस ने हिरासत में लिया। पुलिस बेंगलुरु के 21 साल के इंजीनियरिंग छात्र विशाल झा को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। खुद को किसी को भी दया आ जाएगी। एक 18 साल की बच्ची है, वो भी अभी 18 साल की अभी हुई है। ना माँ बाप हैं सर पे, छोटे भाई बहन हैं। उसको भी अभी खुद को उसको पता ही नहीं है कि उसकी जिम्मेदारी क्या है। वो खाली एक लोनलीपन होता है, एक अलोन फील होता है। अगर किसी को जैसे फैमिली के साथ हर चीज़ नहीं हो सकती, तो वो सोशल मीडिया चलाती थी इसी वजह से। पापा के जाने के बाद थोड़ा और सोशल हो गई, चलो ट्विटर पे हो गई। उसको खुद को नहीं पता था कि उसके साथ ऐसा होगा, उसकी आईडी से ऐसा किया जाएगा। क्योंकि जो भी है पढ़े लिखे बच्चे हैं, सबको पता है ऑक्शन क्या चीज़ है, क्या इलीगल है, क्या लीगल है। तो वो चीज़ एकदम गलत है जो उसको मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। और बहुत सारे लोग उसकी आइडेंटिटी रिवील करने के लिए भी जो बोल रहे हैं, एक्चुअली आइडेंटिटी रिवील नहीं करनी चाहिए। और जो करने की कोशिश कर, आज सोनिया जी का ये कथन सामने आया है। कम से कम सोनिया जी ने इस बात को स्वीकारा कि दोषी कांग्रेस की प्रदेश सरकार और प्रशासन में है। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि मोहरे को इस प्रकार का आदेश दे परिवार ने अपना पल्ला झाड़ लिया है। धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री के काफिले में हुई सुरक्षा चूक को लेकर स्मृति ईरानी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने सोनिया गांधी के बयान का जिक्र किया। उन्होंने कहा लेकिन ऐसा तो नहीं कि ये मोहरे पे सारा ठीकरा फोड़ दिया गया है और खुद पल्ला झाड़ लिया गया है। यानी इशारा किसी साजिश की तरफ स्मृति ईरानी कर रही थी। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने इशारों में कहा कि कहीं ये सोची समझी साजिश तो नहीं। तो प्रधानमंत्री के काफिले में जो सुरक्षा चूक हुई, इस मामले को लेकर स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसी मामले में पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी को सोनिया गांधी ने फटकार लगाई है, जिसका जिक्र किया अभी स्मृति ईरानी ने। पंजाब सीएम से सोनिया गांधी ने कहा मोदी पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी सुरक्षा में लापरवाही के जिम्मेदारों पर एक्शन लें। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले की सुरक्षा में चूक के 24 घंटे बाद कांग्रेस अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी से बात की। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इस मामले की विस्तृत जानकारी मुख्यमंत्री से ली। उन्होंने चन्नी से कहा कि मोदी पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, इसीलिए उनकी सुरक्षा का ध्यान पूरी तरह से रखा जाना चाहिए। सोनिया गांधी ने चरणजीत सिंह चन्नी से कहा कि इस मामले में जो भी जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। इस दौरे को लेकर सुरक्षा के पूरे बंदोबस्त किए जाने चाहिए थे। मुख्यमंत्री ने सोनिया गांधी को बताया कि पंजाब सरकार पूरे मामले की जांच करवा रही है। इसके लिए सेवा मुक्त जस्टिस मेहताब सिंह गिल और राज्य के गृह सचिव अनुराग वर्मा की जांच कमेटी बनाई गई है। कमेटी को 3 दिन में रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। उसमें जो भी जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी। और हम इंडिया के लोग में अभी एक छोटा सा ब्रेक, फौरन वापस लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।
ओमिक्रॉन को लेकर सख्ती बढ़ गई है, लेकिन कई राज्यों में बड़ी तादाद में डॉक्टर कोरोना से संक्रमित हो रहे। कई राज्यों में कोरोना वॉरियर्स, पुलिसकर्मी कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। हम इंडिया के लोग आज ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते कहर से फिक्रमंद हैं। कई राज्य सरकारों ने वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान कर दिया, नाइट कर्फ्यू का भी ऐलान कर दिया गया, कई तरह की पाबंदियां भी लगा दी गई, लेकिन संक्रमण की रफ्तार कम नहीं हो रही। कोरोना का कहर एक बार फिर देश में बढ़ गया है। कोरोना संक्रमित नए मरीजों के मामलों में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। एक ओर जहां कोरोना संक्रमित मरीजों के नए मामलों में बेतहाशा वृद्धि हो रही है, तो वहीं कोरोना का नया और अब तक का सबसे संक्रामक वेरिएंट ओमिक्रॉन भी दहशत बढ़ा रहा है। कोरोना लगातार बेकाबू हो गया, बेतहाशा वृद्धि हो रही है। पिछले 24 घंटे में 495 नए केस सामने आए हैं, जिसके बाद एक दिन में 90,928 नए केस सामने आए हैं। 325 लोगों की मौत की खबर है। देश में एक्टिव केस 2,85,000 के पार हो गए हैं। वहीं महाराष्ट्र और दिल्ली में सबसे ज्यादा केस है। महाराष्ट्र में 797 और दिल्ली में 465 नए मामले रिकॉर्ड किए गए हैं। भारत में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से पहली मौत की पुष्टि है। राजस्थान के उदयपुर से ये पहली मौत हुई है। जिस प्रकार से ओमिक्रॉन लगातार पैर पसार रहा है और कोरोना के मामलों में विस्फोटक बढ़ोतरी हो रही है, इससे पूरा देश अब कहीं ना कहीं डर गया है। हालांकि केजरीवाल सरकार हरकत में आई है और अस्पतालों में पर्याप्त बेड्स खाली रखे गए ताकि किसी इमरजेंसी के हालात से जूझा जा सके। दिल्ली सरकार ने सभी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। आदेश के मुताबिक मेडिकल लीव को छोड़कर न तो कोई छुट्टी दी जाएगी और न ही किसी को स्टेशन छोड़ने की अनुमति होगी। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि दिल्ली में केस बढ़ने के बावजूद अभी लॉकडाउन की जरूरत नहीं है। अभी जो है डेथ का जो रेशो है वो 1 in 1000, मतलब कल 10,600 केसेस थे तो 8 डेथ थी, तो 1200 पे एक डेथ थी लगभग। डेथ तो देखो थोड़ा सा, तो पिछली बारी जो थी 10,000 जब केसेस थे तो उस टाइम पर 150 के करीब डेथ आ रही थी। 150, 200 डेथ हो रही थी। तो उस हिसाब से अभी ठीक है कि दिल्ली के सारे लोग कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर करें, घर से बाहर तभी निकले जब जरूरत हो। केसेस बहुत बढ़ रहे हैं और बाहर निकले तो 100% लोग अगर मास्क लगाएंगे तो डेफिनेटली जितने भी स्पेकुलेशन है कि इतने केस होंगे उतने केस होंगे, नहीं होंगे, उससे बहुत कम होंगे। इस वक्त भी आप ड्यूटी में थी और इस वक्त भी ड्यूटी में थी। फर्स्ट सेकंड वेव में आप हिट नहीं हुई और सेकंड थर्ड वेव में हो गए। अच्छा, बहुत फैल रहा है सर ये वाला वायरस जो है। फिर भी दिन टेम्परेचर नहीं सर, कल था, कल नाइट को 100.1 और टुडे आई नॉट नॉन फीवर। आज से फीवर नहीं है, एक दिन टेम्परेचर है। कैविटी में पहला लिया था, उसके बाद वहाँ से शुरू किया था और इसी बार हुआ है। और इस बार मैं मंडे ट्यूसडे 2 दिन ऑपरेशन थिएटर में था और हमारे ऑपरेशन थिएटर के कुछ अटेंडेंट्स को हुआ और उसमें जो है मुझे लगता है मुझे उससे हुआ। कोरोना संक्रमण की चपेट में अब तक कई प्रमुख राजनेता भी आ चुके हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस बात की जानकारी उन्होंने ट्वीट करके दी है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती पवार कोविड पॉजिटिव आई हैं। भारती पवार ने खुद को होम क्वारंटाइन कर लिया है। देश के प्रमुख राज्यों की बात करें तो ओडिशा में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। बुधवार को यहां 5 महीनों के बाद एक दिन में सर्वाधिक मामले सामने आए हैं। इसको देखते हुए ओडिशा सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके अनुसार 12वीं तक के स्कूल और कॉलेज 1 फरवरी तक बंद रहेंगे। हालांकि 10वीं और 12वीं की ऑनलाइन क्लास चलती रहेंगी। साथ ही नई गाइडलाइन के तहत सरकार ने अब तक नाइट कर्फ्यू का समय रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर दिया है। नाइट कर्फ्यू केवल शहरी क्षेत्र में ही लागू होगा।
इसके अलावा भी कई और प्रतिबंध लगाए गए हैं। नए नियम 7 जनवरी से लागू होंगे। वहीं आईआईटी गुवाहाटी में एक फैकल्टी मेंबर सहित 60 स्टूडेंट्स कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इतनी संख्या में संक्रमितों के मिलने के बाद कैंपस को कोविड कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया। गुजरात में 10 से 12 जनवरी तक होने वाले वाइब्रेंट गुजरात समिट को भी टाल दिया गया है। इस समिट का उद्घाटन पीएम मोदी करने वाले थे। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई और महाराष्ट्र में कोरोना वायरस और ओमिक्रॉन अब विकराल रूप धारण करते हुए तेजी से पैर पसारकर आगे बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटों की बात करें तो महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के 25,000 से ज्यादा मामले वो सामने आए हैं, जबकि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की बात करें तो मुंबई में तकरीबन 15,000 से मामले जो हैं वो सामने आए हैं। कुल मिलाकर जिस तरीके से कहा जाए कि कोरोना वायरस और ओमिक्रॉन अब पूरी तरीके से विकराल रूप धारण करते हुए मुंबई में दहलीज पर खड़ी हो गई है। कहीं न कहीं महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार और बीएमसी लगातार ये दावे कर रही थी कि उनकी स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरीके से सुचारू रूप से जो है वो तैयार है, लेकिन जिस तरीके से डॉक्टरों के अंदर कोरोना पॉजिटिव जो कोरोना के सिम्टम है वो पाए जाने से अब टेंशन और भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। कोरोना और ओमिक्रॉन से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में भी तेजी से संक्रमण फैलता जा रहा है। मुंबई पुलिस के 71 जवान कोरोना संक्रमित हो गए हैं। नए मामले आने के बाद अभी 265 जवान कोरोना के सक्रिय मरीज। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में जीनोम सीक्वेंसिंग पर रोक लगा दी। इस हफ्ते नए सीरो सर्वे के आदेश भी दिया जा सकता है। मुंबई में ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए बीएमसी ने अब तक नई गाइडलाइन जारी की। इसके तहत प्राइवेट अस्पतालों में 80% कोविड बेड और 100 आईसीयू बेड वाले वार्ड वॉर रूम खोलने का निर्देश भी दिया गया है। वहीं 20% से ज्यादा मरीज मिलने पर सोसाइटी को सील करने की बात कही गई है। मुंबई के सायन अस्पताल में 30 और रेजिडेंट डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। महाराष्ट्र एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स के मुताबिक अब तक राज्य में कुल 260 डॉक्टर कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। मुंबई में 55 साल से ज्यादा उम्र के पुलिस अधिकारियों को वर्क फ्रॉम होम करने की सलाह दी गई है। सभी हॉस्पिटल्स फुल थे। आज मुंबई में अगर हम देखेंगे तो आज की स्थिति में कल जो 25,000 रुग्ण पॉजिटिव आए उसमें से 15,000 मुंबई के हैं, लेकिन बेड अवेलेबिलिटी में अगर आप देखेंगे तो 10 to 15% बेड्स ऑक्युपाइड है। इसका मतलब है 80 to 85% बेड्स अभी भी खाली है। तो बेड्स का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेड अवेलेबिलिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ी नहीं है, कैजुअलिटीज बिल्कुल बढ़ी नहीं है। तो संख्या बढ़ रही है। ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन जैसा कि सिर्फ थ्रोट और नोज का जो इन्फेक्शन हम बोलते हैं उस हद तक है, वो नीचे लंग्स तक का इन्फेक्शन इस थर्ड वेव के माध्यम से नजर नहीं आ रहा है। वहीं पंजाब में भी कोरोना के केस तेजी से फैल रहे हैं। एक बड़ी घटना में अमृतसर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इटली से आई एयर इंडिया की फ्लाइट में 100 लोग कोरोना संक्रमित मिले। इस फ्लाइट में करीब 182 लोग सवार थे। सभी लोगों को अमृतसर में क्वारंटाइन कर दिया गया है। इसमें चाइल्ड और इन्फेंट्स को एग्जेम्प्ट करने के बाद जो कैटेगरी होती है 160 लोगों का टेस्ट किया गया और 160 लोगों में 125 गॉट पॉजिटिव। जी हाँ, ये जैसे ही हमारे पास पहली रिपोर्ट आती है पॉजिटिव की, हम स्टेट अथॉरिटी को एपीएचओ के थ्रू बता देते हैं और 12:15 बजे से ही हमने ये स्टेट अथॉरिटीज के साथ कंटिन्यूस कांटेक्ट में थे। एडीसी मैडम से मेरी बात पर्सनली भी हुई थी और जब पहली कुछ सरप्राइजिंगली जब 50 रिपोर्ट हुआ तो उसमें मुझे बताया गया कि 30 पॉजिटिव हैं। पहली 50 जो रिपोर्ट जनरेट हुई थी वहीं से हम लोगों ने अलर्ट शुरू हो गया था और क्योंकि 2 या 3 हो जब अभी तक आ रहे हैं, मैक्सिमम 7-8 का फिगर होता था, तो 30 आउट ऑफ 50 वॉज एन वेरी अलर्टिंग दिस थिंग्स एंड इमीडिएटली हमने स्टेट अथॉरिटी से कोऑर्डिनेट करके इनको प्रोविजंस बना दिए थे। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पंजाब सरकार ने नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया है।
राज्य में सभी स्कूल कॉलेज 15 जनवरी तक बंद करने के निर्देश दे दिए गए हैं। पश्चिम बंगाल में भी कोरोना के मामलों में तेजी आई है। राज्य में पहली बार 10,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। कुल मामलों में आधे से ज्यादा नए मामले अकेले राजधानी कोलकाता में हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने भी संक्रमण की वजह से कई प्रतिबंध लगाए हैं। शादियों में अब तक 250 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी गई है। बड़े मेले आयोजित नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो बीते 4 दिनों में कोरोना के 4,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। एनसीआर के करीबी 3 जिले कोरोना के एपिसेंटर बने हुए हैं। गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और मेरठ, इन 3 जिलों में ही 2,300 से ज्यादा एक्टिव केस है। लखनऊ में भी एक्टिव केस की संख्या 700 के पार हो चुकी है। बढ़ते संक्रमण के कारण योगी सरकार कई पाबंदियों को लगाने पर विचार कर रही है। प्रदेश की स्थिति इस प्रकार है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 3,121 नए मामले सामने आए हैं। इस समय एक्टिव केसेस की संख्या प्रदेश में 8,224 है। कुल मिलाकर आज तक 16,88,105 व्यक्ति संक्रमण विहीन हो चुके हैं ये पूरे महामारी के काल में और स्वस्थ हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस हर दिन करीब 1.5 गुना तेजी से बढ़ रहा है। मंगलवार को जहां 900 के आसपास आंकड़ा था, वहीं बीते 24 घंटे में 3,000 से ज्यादा केसेस मिलने के बाद अब उत्तर प्रदेश में यह आंकड़ा 8,000 के पार निकल गया है। ऐसे में यह स्थिति समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है कि कोरोना जिस तरीके से अपने पैर पहली और दूसरी वेव में पसारता रहा है, लोगों की लापरवाही कहिए या फिर अपनी सुरक्षा में चूक, लगातार कोरोना वायरस के मामले बढ़ते जा रहे हैं। राजधानी लखनऊ में बीते 24 घंटे में 408 मामले सामने आए। उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटे में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा से सामने आए हैं, जहां 600 केसेस ट्रेस किए गए हैं। जाहिर है कोरोना और ओमिक्रॉन का खतरा अब कई राज्यों में फैल चुका है। पाबंदियां तो लगाई गई हैं, लेकिन हम सबको भी इस खतरे को लेकर सतर्क रहना होगा। मास्क पहने, हाथों को सैनिटाइज करते रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। अब बात अयोध्या की, बात अयोध्या के लोगों की। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने अयोध्या को कई सौगातें दी। अयोध्या को आज विश्व स्तरीय कनेक्टिविटी देने के लिए 2 बड़ी सौगातें दी गई। रामनगरी पहुंचे केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी यहां 3,500 करोड़ रुपए की सौगात देने पहुंचे थे। नितिन गडकरी ने 84 कोसी परिक्रमा मार्ग और 2,588 करोड़ रुपए रिंग रोड को सौगात दी। नितिन गडकरी ने भूमि पूजन भी किया। इसके बाद नितिन गडकरी ने जनसभा को भी संबोधित किया। नितिन गडकरी ने दावा किया कि ये देश बदल रहा है, ये काम यूपी की तस्वीर बदलने वाली है। इसके साथ ही अयोध्या बाईपास को बेहतर करने का भी दम उन्होंने भरा। के सिवा किसी भी राज्य प्रगति और विकास की ओर नहीं जा सकता। वो 4 बातें हैं: पानी, बिजली, यातायात यानी रोड की व्यवस्था और टेलीकम्युनिकेशन की व्यवस्था। वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के सिवा किसी भी राज्य का विकास नहीं हो सकता। उत्तर प्रदेश का विकास इसीलिए नहीं हुआ था क्योंकि यहां इसके बारे में काफी गंभीर समस्याएं थी। पर आप सबके आशीर्वाद से 2014 में आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनाथ सिंह जी को यहां से चुनकर दिया। मेरे जैसे अनेक लोगों को लोकसभा जाने का मौका मिला और आपके आशीर्वाद के कारण ही हमारी सत्ता बनी और इसीलिए आज उत्तर प्रदेश। हम इंडिया के लोग लंबे अरसे से बॉर्डर पर चीन की चालबाजियां देख रहे हैं। LAC पर चीन की साजिशें देख रहे हैं। हिंदुस्तान की सेना ने गलवान में
चीनी सैनिकों की गर्दन मरोड़ी तो डोकलाम में ड्रैगन को भागने पर मजबूर कर दिया। चीनी सेना सरहद पर सर्दी का सितम झेल नहीं पा रही, लिहाजा चीन ने एलएसी पर रोबोट आर्मी की तैनाती शुरू कर दी है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर मोर्चा संभालने वाली फौज। हिंद के वो वीर जिनकी शौर्य के आगे ग्लेशियर भी पिघलने लगते हैं। सियाचिन में तिरंगे की मान बढ़ाने वाले सूरमा। दुनिया का सबसे बर्फीला पहाड़ हो या फिर रेगिस्तान की तपती धूप, हिंद के वीर हर मोर्चे पर अपने दुश्मनों का डटकर मुकाबला करने में सक्षम है। चीन की चालबाजियों का जवाब हो या फिर पाकिस्तान की आतंक परस्त नीति, हिंद के ये वीर दुश्मनों को करारा जवाब देना जानते हैं। एलएसी पर पिछले काफी दिनों से हिंदुस्तान और चीन के बीच तनातनी चल रही है। गलवान में हिंदुस्तान के जवानों ने चीनी सैनिकों की गर्दन मरोड़ी थी और उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया था, जिसके बाद से चीन दिल मिलाया हुआ है। चीन एलएसी पर लगातार सैनिकों का जमावड़ा बढ़ा रहा है। एलएसी के पास लगातार निर्माण कर रहा है, लेकिन बर्फीली हवाओं के बीच चीनी सैनिकों का हौसला जवाब देने लगा है। नस्तर से चुभने वाली सर्दी में चीनी सैनिकों के होश फाख्ता हो गए हैं। लद्दाख में जैसे जैसे पारा लुढ़क रहा है, चीनी सैनिकों का मानो सब्र जवाब देने लगा है और उन्होंने हथियार डालना शुरू कर दिया है। और अब बताया ये जा रहा है कि चीन एलएसी पर नई साजिश रच रहा है। चीनी सैनिकों का हौसला जवाब देने लगा है, लिहाजा बताया जा रहा है कि चीन एलएसी पर रोबो आर्मी की तैनाती कर रहा है। पिछले साल भी हमने देखा था कि हिमालय के दुर्गम क्षेत्रों में चीनी सैनिक अपने सर्वाइवल के लिए बहुत परेशान रहते हैं और चीन नित नए कदम ऐसे उठा रहा है ताकि उसके सैनिकों का जो मोराल है वो कम से कम ठंड के महीनों में भारतीयों के समकक्ष बना रहे। भारतीय सैनिक उस पूरे क्षेत्र के अभ्यस्त हैं। भारतीय सैनिकों की ट्रेनिंग इस तरह की होती है कि वो दुर्गम से दुर्गम जगहों पर महीनों रह लेते हैं। चीन के सैनिक इस चीज के अभ्यस्त नहीं है और पिछले साल भी हमने देखा था और इस साल भी देख रहे हैं कि मानवीय आधार पर चीनी सैनिक वहां पर रहने से अब रिफ्यूज करने लगे हैं। कई सारे कदम चीन ने उठाए थे क्योंकि भारत के साथ स्टैंड ऑफ को वो लंबा रखना चाहता है। चीन पहले तिब्बतन्स को एलएसी के ऊपर लगाना चाह रहा था, उसमें उसको अपेक्षित सफलता नहीं मिली। उसके बाद अब वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाह रहा है, वो रोबोट्स को वहां पर तैनात करना चाह रहा है ताकि भारतीय सैनिकों के सामने उनके सैनिकों को कुछ हौसला मिल सके। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने तिब्बत और लद्दाख बॉर्डर पर दर्जनों ऑटोमेटिक और रोबोट की तरह इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों को तैनात किया है। हाल ही में भारतीय सेना से हुई झड़प में चीनी सिपाहियों को ठंड की वजह से काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद ये बात सामने आई थी कि चीनी सेना बर्फीले इलाकों की लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी तिब्बत में ऑटोमेटिक चलने वाली 88 शॉर्प क्लो व्हीकल्स को तैनात किया है। इसमें भी 38 शॉर्प क्लो गाड़ियां लद्दाख बॉर्डर पर तैनात की गई है। इन गाड़ियों को चीन की हथियार निर्माता कंपनी नोरिनको ने तैयार किया है। इनका इस्तेमाल इलाके की निगरानी के साथ हथियार और जरूरी सामान की आपूर्ति में किया जाएगा। चीन ने तिब्बत में ऑटोमेटिक म्यूल 200 अनमेन्ड व्हीकल भी तैनात किए हैं। ये गाड़ियां मुश्किल इलाकों में निगरानी के साथ साथ 50 किलोमीटर तक हमला भी कर सकती है। इसके अलावा इन पर एक बार में 200 किलोग्राम से ज्यादा गोला बारूद और हथियारों का ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। वायरलेस से भी कंट्रोल होने वाली ये गाड़ियां रोबोट की तरह लड़ाई भी लड़ सकती हैं।
फिलहाल तिब्बत में 120 म्यूल 200 है। इसमें से भी ज्यादातर भारतीय सीमा के पास तैनात है। जब चीनी सैनिक भारत की तरफ देखते हैं तो उनको बड़ा आश्चर्य होता है कि भारतीय सैनिक कैसे इन जगहों पर रह लेते हैं, और वो भी पूरी तरह से चाक चौबंद, हथियार बंद और परमानेंट अपने बॉर्डर्स को गार्ड करते हुए ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं। चीन टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी, चीन अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के माध्यम से भी भारतीयों की बराबरी करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत को भी इसमें कंसर्न जरूर रहना चाहिए, क्योंकि रोबोट के अलावा भी चीन अपनी तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर के नए नए काम कर रहा है। बहुत सारी रोडों को चौड़ी किया जा रहा है, इस तरह के साधन जुटाए जा रहे हैं जिससे कि चीनी सेना अंदरूनी इलाकों से कभी भी एलएसी पर जल्द से जल्द आ सके। एरोड्रम्स बनाए जा रहे हैं, वहां पर नए लॉन्चर्स, लॉन्च पैड्स तैयार करे जा रहे हैं, और यहां तक सुनने में आया है कि चीन कुछ निवासियों को वहां पर बसा रहा है, यानी गांव जैसी स्थिति क्रिएट करने की कोशिश करी जा रही है। भारत को इन सब चीजों का संज्ञान लेना चाहिए और जैसे भी हो सके चीन को इस पूरे क्षेत्र में अपर हैंड लेने से रोकने के लगातार प्रयास करने चाहिए। भारत और चीन के बीच लद्दाख में पिछले साल मई से तनाव चल रहा है। चीन और भारत के बीच कई बार बातचीत हो चुकी है, लेकिन बातचीत की टेबल से हटने के बाद फिर से चीन चालबाजियां करने लगता है, जिसका हिंदुस्तान की फोर्स करारा जवाब देती है, जिससे चीन बौखलाया हुआ है। एलएसी पर चीन के साथ लगातार तनाव बना हुआ है। इस इलाके में भारत और चीन के सैनिक आपस में झड़पें होती रहती हैं। हिंदुस्तान के सैनिक जहां हर मोर्चे की लड़ाई लड़ने में सक्षम है, तो वहीं चीनी सैनिकों को ठंडे इलाके में लड़ाई लड़ने का अनुभव ही नहीं है, जिस वजह से उन्हें भारतीय सैनिकों के हाथों मुंह की खानी पड़ती है। लिहाजा अब चीन रोबो आर्मी वाली साजिश रच रहा है, लेकिन चीन ये बात जान ले कि हिंदुस्तान दुश्मनों को उनके घर में घुसकर मारने का हुनर जानता है। 21वीं सदी का भारत किसी के सामने दबता नहीं, बल्कि पलटकर वार करना जानता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। और अब बात कजाकिस्तान की, जहां के लोग गुस्से में हैं। कजाकिस्तान की सरकार ने पेट्रोलियम पदार्थों, एलपीजी और गैसोलीन की कीमत में इजाफा किया, जिसके बाद देश भर में इसका विरोध शुरू हो गया। जगह जगह बवाल हुआ। कई जगहों पर पुलिस ने भीड़ का गुस्सा शांत करने के लिए लाठीचार्ज भी किया। इतना ही नहीं, आंसू गैस का भी इस्तेमाल करना पड़ा। कजाकिस्तान इमरजेंसी लगा दी गई है। वहीं हालात पर काबू पाने के लिए लोगों को घरों में रहने की अपील की गई है। कजाकिस्तान के राष्ट्रपति ने देश की वित्तीय राजधानी अलमाटी के क्षेत्र में व्यापक विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर रात 11 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू लगा दिया है। और हम इंडिया के लोग में आज बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे हम इंडिया के लोगों से जुड़ी कुछ और खबरों के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।